क्लासेस के इस दौर में हर कोई गुरु बन रहा है, सबको गुरु मत बनाइए। मैं इन दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक गुरु से ज्ञान मिले, दो से मिले केवल वाणी। एक गुरु से ज्ञान मिले, दो से मिले केवल वाणी। सबको गुरु अगर बना बैठोगे तो विद्या नहीं। Torsion of shaft। किसी बॉडी में स्ट्रेस क्यों इंड्यूस होता है? उसमें ऐसा कोई कॉज आए जो डिफॉर्मेशन करने की कोशिश करे। तो कॉज क्या हो सकता है? फोर्स हो सकता है। अगर फोर्स लग रहा हो तो वहां पे जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सियल नहीं, उसको कहते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस। अगर आप मूवमेंट लगाते हो, बेंडिंग मूवमेंट लगाओगे तो क्या स्ट्रेस इंड्यूस होगा? इनडायरेक्ट स्ट्रेस होगा, लेकिन उसका नेचर क्या होगा? टेंसाइल एक्सियल होगा या शियर होगा? अरे क्या निकाले थे यार कल की क्लास में? कंप्रेशन और टेंशन निकाले थे ना। तो बेंडिंग के कारण, बेंडिंग मूवमेंट के कारण नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होता है, और ट्विस्टिंग मूवमेंट यानी टॉर्शन के कारण शियर स्ट्रेस इंड्यूस होता है। करेक्ट है? तो कल की क्लास में हमने मूवमेंट की इक्वेशन देखी थी। क्या था? m अपॉन आई इज इक्वल्स टू सिग्मा यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस बाय y इज इक्वल्स टू ई बाई, और ई क्या था? यंग्स मॉडुलस था। ठीक बात है, चलो। और आर रेडियस ऑफ कर्वेचर था। चलो, अब इस फॉर्मूले को मैं टॉर्शन में एनालॉजी से लगाता हूं। तो m की जगह m था बेंडिंग मोमेंट, m था बेंडिंग मोमेंट। तो टॉर्शन के केस में क्या हो जाएगा? वो टाउ स्ट्रेस होता है प्रभु। ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा ना यार, बेंडिंग मूवमेंट की जगह ट्विस्टिंग मूवमेंट आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, राइट। सिग्मा की जगह पे टाउ आएगा, और नॉर्मली जो है टॉर्शन हम शाफ्ट की बात करते हैं तो y की जगह हम लोग यहाँ पे r लिख लेते हैं, राइट। एंड दैट इज इक्वल्स टू g बाई थीटा बाई एल, सॉरी g बाई एल बाई थीटा। e की जगह g आ गया और रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह पे आ गया एल बाई थीटा। तो बेसिकली ये बन गया g थीटा बाई एल, g थीटा बाई एल। So torsion equation is T by polar moment of inertia J is equals to tau by R equals to g theta by L. T twisting moment, J polar moment of inertia tau shear stress
at distance r, g मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस के होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट इन रेडियन, ध्यान में रखिएगा ना, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट इन रेडियन, एंगल ऑफ ट्विस्ट इन रेडियन। A solid shaft is to transmit 135 kilowatt at 700 rpm। अरे यार इसको रहने दो। चलो ठीक है, सॉल्व कर ही लो सिंपल से, तो बहुत नोट कर लो, नोट कर लिया इसको। A solid shaft is to transmit 135 kilowatt at 700 rpm at 700 rpm. Find the suitable diameter for the shaft if the maximum shear stress should not exceed 100 MPa and maximum torque exceeds the mean by 20%, exceed the mean by 20%। कैसे निकालोगे? पावर इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू ओमेगा, करेक्ट। यहां से क्या मिल गया? यहां से तुमको टाउ मीन मिल गया, ठीक है, तो टाउ मैक्स मिल जाएगा तुमको, टी मीन इंटू 1.2, करेक्ट है। देन डी निकालना है तुमको, हाँ तो बोलो। टी बाई जे आगे इक्वल्स टू क्या करोगे? टाउ जो है वो आपको 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो लिमिटिंग कंडीशन में आप 100 ले सकते हो, डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम स्ट्रेस कहां पे आएगा? जब आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा तभी ना। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जब आएगा जब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर होगा। इज दैट क्लियर? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ये सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन, डिजाइन अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट फॉर 200 HP motor, 200 HP motor operating at 6 hertz, allowable shear stress is 50 MPa, allowable shear stress is 50 MPa, and maximum angle of twist is limited to 3 degree
in a length of 2.5 meter, take G equal to 80 GPa. How this question is different from the previous one? अच्छा, टाउ वाला नहीं लगाना है। देखो, पिछला वाला जो क्वेश्चन हमने किया था, हमने यूज किया था टी जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर, यानी कि हमने एंश्योर किया था कि शियर स्ट्रेस किसी पॉइंट पे 100 मेगा पास्कल से ज्यादा ना हो। यही कंडीशन थी। हमने एंश्योर किया था कि शियर स्ट्रेस एक लिमिट से ज्यादा ना हो। स्ट्रेस ज्यादा ना हो तो इसको हम कहते हैं डिजाइन फॉर स्ट्रेंथ। डिजाइन फॉर स्ट्रेंथ। पहले वाले शाफ्ट को हमने सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन किया था। बात समझ में आ रही है? लेकिन एक्चुअली जो डिजाइन होती है वो 2 पैरामीटर पे होती है। फर्स्ट, डिजाइन फॉर स्ट्रेंथ, यानी कि डिजाइन फॉर स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ कि किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डिजाइन फॉर स्ट्रेंथ के लिए अपन क्या करेंगे, टी बाई जे इज इक्वल्स टू टाउ बाई आर। करेक्ट है। लेकिन यहां पे मेरे को डिजाइन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ साथ में करना है डिजाइन फॉर रिजिडिटी। डिजाइन फॉर रिजिडिटी, रिजिडिटी यानी कि देखो ट्विस्ट हो रहा है शाफ्ट, मतलब डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो डिफॉर्मेशन को भी मेरे को लिमिट करना है। तो अब अपन क्या करेंगे, टी बाई जे इज इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल। अब थीटा जो है वो परमिसिबल वैल्यू है, जो कि 3 मीटर डायमीटर में 3 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहां से आप करोगे तो डायमीटर D1 मिलेगा, यहां से करोगे D2 मिलेगा। कौन सा सही होगा? इनमें से जो भी हायर आएगा दैट वुड बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3। कंपेयर द load carrying capacity of two shafts। यहां पे लोड का मतलब क्या है टॉर्शन में? ट्विस्टिंग मोमेंट लोड बनेगा। कंपेयर द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ two shafts made of same material and of same weight one is hollow, one is solid, one is solid। For hollow shaft, d naught by di equals to k। Ratio of outer diameter to inner diameter is k। So let's try to solve it। टू टू 1 0 आ रहा है, तो फिर कैसे गलत कर रहे हो? कितना आंसर बता रहे हो? 24। अच्छा, रेडियस निकाला है, ठीक है ठीक है ठीक है, 48 है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2। 70 एक आ रहा है तुम्हारा 70 और एक आ रहा है 73.8, तो 74 इज द राइट आंसर। करेक्ट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3।
चल ठीक है, इसको फिर सॉल्व करके लाएंगे। राइट डाउन, एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। ये इसमें क्या निकालने बोला था? वेट सेम दिया था ना इसमें, वेट सेम था और वेट सेम था और लोड कंपेयर करना था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। कंपेयर द वेट्स ऑफ टू shafts, weights of two shafts, one hollow and one solid, if both the shafts transmit same torque and of same material for hollow shaft d naught by di equals to k, for hollow shaft d naught by di equals to k। ठीक है, इसको कल करके लाएंगे। कल की क्लास शायद शाम को रहेगी, तो मैसेज मैं आपको करवा दूंगा।